हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम लोग यहाँ पर साइंस की नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि कल का प्रीवियस सेशन की बात करें तो कल हमने चैप्टर पढ़ा था धातु एंड अधातु। ठीक है, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, है ना। तो धातु और अधातु को हमने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि कितना हम लोगों को अभी तक याद रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आज कुछ MCQs यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कल का रिवीजन भी हो जाए और कुछ नए क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर सीख लें। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये क्लास 10th का NCERT है ना। हम लोग जो ऐप पर NCERT आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें हम लोग सबसे पहले आपको MCQs या बात करें, सबसे पहले हम लोग आपको NCERT की थ्योरी प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस उसके साथ उसके MCQs देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं। जैसे कि क्लास 10th की बात करें तो सबसे पहले आपको थ्योरी दी गई है रासायनिक अभिक्रिया और उसकी समीकरण की, है ना। वो आप पूरा थ्योरी पढ़िए इन शॉर्ट, जैसे कल हमने पढ़ा था वो वाली चीज़, और उसके साथ आप करिए उसके 103 क्वेश्चन। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण की थ्योरी पढ़िए, है ना, उसके साथ 144 क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे कि कल आपने धातु और अधातु पढ़ा, सेम एज इट इज़ जो कल आपने पढ़ा वो आपका पूरा थ्योरी है ना, और डिटेल में आपको मिल जाएगा। और उसके साथ आज आपको मिलेंगे 122 क्वेश्चन। ट्राई करेंगे हम लोग कितने क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट कर पाएँ। इसी तरीके से ये सिर्फ क्लास 10th का चार्ट है, इसमें आपको लगभग 2500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे अगर इनको सम भी करें। उसके बाद हम लोग क्लास 9th की बात करेंगे, क्लास 8th की, 7th की और 6th की। तो इस तरीके से पूरा आपका NCERT रहेगा। जैसे कि आप सभी का डिमांड था कि आप NCERT प्रोवाइड करने की बजाय हमको सिलेबस प्रोवाइड करवाइए। देखो, सिलेबस में ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं होती है, और अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें हर एक टॉपिक को मेंशन नहीं कर रखा है, और एग्जामिनर जो पूछता है 10 तक का वो सब कुछ आपसे पूछेगा। तो बेटर इज़ दैट कि हम लोग सिलेबस से भी चीज़ों को कवर कर लें, और साथ ही जो चीज़ें आपसे NCERT में चैप्टर वाइज पूछा हुआ है वो भी कवर हो जाए। तो कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा अगर आप दोनों ही तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं। ठीक है, ये तो सारी बाहर की बातें हो गई। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट होती है तो वो आपकी मिस ना हो। ठीक है, 8770803840 पर। और अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं ये कोर्स कैसा है, इसमें क्या क्या कंटेंट मिलता है, तो इस ऐप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऐप का लिंक भी रख रखा है, वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट में से विद्युत का सुचालक यहाँ पर कौन है? जैसा कि हमने सेशन के अंदर, थ्योरी सेशन के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि चालकता की यदि हम लोग बात करें तो अधातुएं यूजुअली क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, जैसे कि हमने कार्बन की बात करी थी कि कार्बन अधातु है, विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन इसके अंदर हमने एक अपवाद पढ़ा था। कौन सा अपवाद पढ़ा था? कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट, है ना। अब ये दोनों सुचालक होते हैं, लेकिन हीरा जो है हीट का यानी कि ऊष्मा का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो इसने पूछा भी बहुत इजी सा है कि हीरा और ग्रेफाइट में से विद्युत का सुचालक कौन है। अभी आपने देखा कि हीरा किसका सुचालक होता है, ऊष्मा का, तो ग्रेफाइट किसका हो जाएगा, विद्युत का हो जाएगा, है ना। तो हीरा और ग्रेफाइट में से विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? शायद हमने स्कूल टाइम में इस चीज़ को याद भी किया था। एटलीस्ट टीचर ने बोला था कि 30 तक तो तुमको याद करना ही है। या तो आपने ऐसे करा हो कि हलीना की रब से फरियाद, या फिर आपने 1 से लेकर 30 तक जो है सारे नंबर यहाँ पर याद कर लियो। तो मैंने किया था 1 से लेके 30 तक नंबर, तो वो चीज़ें मुझे लास्ट तक हेल्प करी। कहाँ पर भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो ये परमाणु नंबर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 26 होगा। आपने अगर ऐसे याद कर रखा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये हो गए 10, है ना। तो इसको मैं थोड़ा एक बार फ्लो में बोलती हूँ, अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आपका रिविज़न भी हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, 10 हो गए। 11 से स्टार्ट करते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 हो गए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन जो कि 26 पर आ गया है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये मैंने फिंगर्स पर ऐसे याद कर रखे हैं। ओके, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, 30 तक आप याद कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे स्पेसिफिक ब्रोमीन का हो गया तो ब्रोमीन का नंबर 35 होता है, स्ट्रैंशियम का SR 38 होता है। ऐसे कुछ कुछ खास खास लाइक मॉलिब्डेनम हो गया तो 42 होता है। ऐसे आप याद कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 30 तक तो हमको सारे याद करने पड़ेंगे। तो लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, 26 होती है। ठीक है,
बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं, सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। जस्ता और तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस यहाँ पर बनती है? तो जब जस्ता और तनु HCl की आप क्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कल हमने ये सारी इक्वेशन वैसे भी कर ली है ना। जब NaOH की जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा उत्पाद यहाँ पर बनेगा? जब NaOH की आपने जिंक से अभिक्रिया करवाई है तो क्या बनना चाहिए? ये जहाँ पर भी 2 लिखा है ना, तो आप इसको नीचे की साइड ही कंसीडर करें। इसके लेग में Na2ZnO2 प्लस H2 गैस यहाँ पर बनेगी। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया, देखो आपने संक्षारण की प्रक्रिया पढ़ी थी। संक्षारण में क्या होता है, जैसे लोहा हो गया तो उस पर जंग लग जाएगी नमी आर्द्रता के कारण, है ना, या वो ज़्यादा समय तक पानी में पड़ा रहा है, ऐसे सिल्वर भी काला पड़ जाता है। ये सारी संक्षारण की प्रोसेस हमने देखी थी। अगर हम लोग लोहे को जिंक से लेपित करते हैं तो उसको कौन सी प्रोसेस बोला जाता है? गैल्वेनीकरण की प्रोसेस बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 के पास चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है? कॉपर है, Hg हो सकता है, Ag हो सकता है, या फिर Au यहाँ पर होगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु यहाँ पर कौन सी है? कॉपर है। Cu आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एनोड के ऊपर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक या कौन सी अधातु जो है चमकीली है? हमने कल ही अपवाद पढ़ा था, राइट? याद करो उस अपवाद के बारे में। देखो अधातु के बारे में बोल रहे हैं, है ना, तो अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन इसने पूछा है कि कौन सी ऐसी अधातु जो चमकीली होगी। आयोडीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर सेलेनियम हो सकता है। क्या आंसर करोगे? कौन सी अधातु चमकीली होती है? आयोडीन होती है, नो डाउट। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर होगी? एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम यहाँ पर हो सकता है। तो सोडियम इन चारों में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना। और सोडियम से भी ज़्यादा कौन है? पोटेशियम है। पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास केवल सोडियम है। हम लोगों ने लगा दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो बाह्यतम कक्ष है, बाहरी कक्ष जो है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। 2, 6, 3 और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4। देखो ऑक्सीजन का जो नंबर होता है 8 होता है। ठीक है, पहली में कितने आ जाएंगे? यहाँ पर हम लोग देखें 2 आ जाएंगे, बाकी के बच्चे हुए आपके बाहरी हो जाएंगे, मतलब कि 6। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीतल एक प्रकार की धातु है, अधातु है, मिश्र धातु या उपधातु है? तो पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था कौन सी होती है? यूजुअली धातु तीनों व्यापक अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एक अकेला ऐसा अधातु तत्व है जो कि यहाँ पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कल आपने तरल अवस्था देखा था, तरल मतलब कि द्रव अवस्था आपका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? देखो इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम होती है। हमने देखा था कि धातु यूजुअली क्या होती है? ठोस होती है और कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है और इनका गलनांक भी अधिक होता है। आप चाकू से इन चारों में से किसको काट पाओगे? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को। तो ये तो समझ आ रहा है कि कॉपर और आयरन जो है हार्ड होंगे। अब आपके पास बचा कैल्शियम और लिथियम। याद करो कल की कहानी को, है ना। हमने 3 अपवाद पढ़े थे भौतिक स्थिति को लेकर, जिसमें से एक हमने पढ़ा था मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। गीलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इन दोनों को यदि आप हथेली पर रखोगे तो ये गल जाएगी, पिघलने लगेगी। ठीक है, क्षारीय धातुएं कौन? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से काट सकते हो और इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है? कम होता है। तो चाकू से काटने वाला पदार्थ लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। केवल मुझे लिथियम ऑप्शन में दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक कौन सा है? CH4 है, CO2 है, CaCl2 है, या फिर NH3 है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। निम्नलिखित में से कौन उपधातु यहाँ पर होगी? पहला ऑप्शन देखो Fe मतलब लोहा, नंबर इसका 26, कॉपर, नाइट्रोजन, या फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है Sb। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? कौन सी धातु जो है यहाँ पर उपधातु होगी? Sb मतलब कि एंटीमनी।
ठीक है, एंटीमोनी जिसको हम लोग बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये एक उपधातु है, बाकी सारी की सारी संक्रमण धातु है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? क्रोमियम का एनोडीकरण उसका कर लो, यशत लेपन कर लो, या फिर उसको पेंट कर दो, है ना। यशत लेपन हम लोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? लोहे को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा तत्व या कौन सा यौगिक यहाँ पर बनेगा? इसने डायरेक्टली क्या पूछा है, कौन सा यौगिक बनेगा? तो हम लोग बोल सकते हैं ZnO2 यहाँ पर बनेगा, प्लस रिलीज हो जाएगी H2। ठीक है, बोल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या यहाँ पर कहा जाएगा? क्या इसने पूछा है? क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा आपने प्रवाहित करी तो ये वियोजित कर होकर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर क्या कहा जाता है? ये भी हमने पढ़ रखा है, इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया यहाँ पर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब मिश्र धातु की थ्योरी पढ़ी थी तब हमने ये सारी 3 से 4 पॉइंट थे जिसको हमने कवर किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 को देखना है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? थर्मेट अभिक्रिया के द्वारा, अपचयन अभिक्रिया के द्वारा, धातु के गलित विघटन के द्वारा, या फिर विद्युत अपघटन के द्वारा, या फिर ये सारे ही कथन यहाँ पर सही है। तो धातु का जो निष्कर्षण करना है किसके द्वारा हो सकता है? धातु के गलित विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें धातुओं का निष्कर्षण करना है। कॉपर वायु की उपस्थिति में, कॉपर जो है वायु की उपस्थिति में आर्द्रता मतलब कि नमी और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में प्रेजेंट है इससे अभिक्रिया करता है। इससे उससे उसकी ऊपरी सतह का भूरा रंग समाप्त हो जाता है और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, यह हरा रंग क्या है? ये हरा रंग कॉपर ऑक्साइड है। कल ही हमने पूरा डिस्कस किया था। संक्षारण में 3 प्रोसेस होती है। एक तो कॉपर करता है रिएक्ट वायुमंडल के साथ, एक लोहा करता है और एक सिल्वर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक की प्राप्ति होती है और कार्बन यहाँ पर क्या है? कार्बन एक प्रकार का अपचायक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये एक प्रकार का अपचायक होगा। उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि के द्वारा की जाती है? उच्च अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। इससे आप यदि शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाए? किस विधि के द्वारा आप लोग इसको प्राप्त कर पाएंगे? गलित धातु के विद्युत अपघटन के द्वारा, अपचयन के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे, निस्तापन के द्वारा या भंजन के द्वारा। आपने देखा है गलित धातु के विद्युत अपघटन के द्वारा आप इसको जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छी शुद्ध मात्रा में आप प्राप्त कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कौन सी धातु भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में यहाँ पर पाई जाती है? पहला ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। तो कौन सी धातु यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी पृथ्वी में? तो आपका जो सिल्वर है, Ag जिसका सिंबल है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें प्राप्त होगा NO2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का कौन सा उपरूप सबसे ज्यादा कठोर होता है? तो इन सब में से आपको पता है सबसे ज्यादा कठोर तत्व हीरा ही है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिनेबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड परिणित हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु आपको यहाँ पर प्राप्त होगी? करिए, इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखो पूछा क्या गया है 27 नंबर के क्वेश्चन में, सिनेबार को अगर आपने गर्म करा तो ये इसके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको पुनः गर्म करेंगे तो ये क्या यहाँ पर बन जाएगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पारे में परिवर्तित हो जाएगा Hg, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 80 होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, सुचालक होती है, अतिचालक, अर्धचालक क्या होती है? तो धातुएं उष्मा और विद्युत की चालक होती है। कल ही हमने पढ़ा उष्मा और विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? बाईं ओर स्थित होती है। कल ही हमने पूरा चार्ट देखा था, इस साइड मेटल थी और इस साइड आपकी नॉन मेटल थी। ठीक है, तो बाईं ओर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और जो हमारा एंटीमनी है, ये सब क्या है? अभी आपने देखा Sb का, अगर आपने अभी जस्ट देखा था कि एंटीमनी जो है एक उपधातु है, तो डेफिनेटली ये तीनों भी क्या होगी? उपधातु होगी,
है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये चारों की चारों क्या है, उपधातुएं यहाँ पर होती है। अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित होती है, धातुएं बाई ओर होती है, अधातुएं जो है दाईं ओर होती है। तो नॉन मेटल्स राइट साइड पर हो जाएगी, दाईं ओर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जर्कोनियम धातुओं को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये चारों के चारों ना सामरिक धातु है। अब आप ये सोचोगे सामरिक धातु होती क्या है, तो देखो सामरिक धातु ये होती है कि जिनका प्रयोग हम लोग वॉर वेपन बनाने में करते हैं, दैट मीन्स युद्ध के जितने भी सामान होते हैं उनको बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्यों वहीं पर क्यों करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी होती है और साथ ही इनके साथ ये दिक्कत है कि ये पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में, आप बोल सकते हैं बहुत सीमित मात्रा में ये अवेलेबल है। तो बेसिकली ये चारों धातु क्या है, सामरिक धातु यहाँ पर होगी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं ये क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। धातु के द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु तत्व का क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, क्योंकि डेफिनेटली वो आगे वाले से जुड़ेगा तो संयोजकता इसको यहाँ पर कहा जाएगा। धातुओं के द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु की संयोजकता यहाँ पर कहा जाएगा। सोना का घानत्विक चमक कैसी होती है, पीतवर्ण की होती है, सी आंसर आपका करेक्ट है। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि क्या है, सिल्वर सल्फाइड है। हमने देखा था संचारण की प्रक्रिया में सिल्वर सल्फाइड उस पर जम जाता है। ठीक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक यहाँ पर कहा जाता है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम या फिर लोहा, आयरन। तो देखो अधातु तो हाइड्रोजन ही दिख रहा है ना, ये अधातु है, बाकी तीनों की तीनों धातु है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हीरे का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, दोनों ही उच्च होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अम्लीय CuSO4 अम्लीय कॉपर सल्फेट का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है किसके ऊपर, कैथोड पर, एनोड पर या कहाँ पर होता है, ए और बी दोनों पर, तो कैथोड पर होता है। ठीक है, अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन करवाने पर जो तांबा जमा होगा वो कैथोड पर होगा। ठीक है, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन करवाने पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, अभी अपन ने देखा कहाँ पर जमा होता है, कैथोड पर जमा होता है ना। अब ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये क्या है, एक प्रकार का विद्युत अपघटन है। ठीक है, विद्युत अपघट्य जिसके माध्यम से जो है विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है विद्युत अपघट्य है। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अभी 2 क्वेश्चन कंटिन्यू इसी से पूछे गए। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर विक्षेपित हो जाती है, जिसको कहा जाता है पंख। ये हमने कल ही पूरा डिस्कस कर लिया था कि अशुद्धियां जो है यहाँ पर जमा हो जाएगी एनोड पर, जिसको पंख कहा जाएगा, और जो हमें मेन मटीरियल शुद्ध पदार्थ चाहिए वो कैथोड पर जाकर मिल जाएगा, आपको कैथोड पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो शुष्क कर्मक इसको यहाँ पर कहा जाता है। सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करता है जिसकी वजह से उसकी सतह काली हो जाती है, ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया करता है। लंबे समय तक लोहे की काठी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत जम जाती है, भूरे रंग की परत यहाँ पर जम जाती है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वो और क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, और ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। मिश्र धातु कांसा क्या है, एक प्रकार का विद्युत का कुचालक है। ठीक है, कांसा मिश्र धातु किसका है, विद्युत का कुचालक है। धातु के ऑक्साइड जो है जल में घुलकर यहाँ पर भस्म बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातु के ऑक्साइड जो है जल में घुलकर यहाँ पर क्षार का निर्माण करते हैं। धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, धातु के ऑक्साइड को क्षार यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर देता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कॉपर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। सल्फर के अयस्क का नाम क्या है, सल्फर के अयस्क का नाम है सल्फाइड। ऑप्शन नंबर 1। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होता है, 2% होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2% इस्पात के अंदर जो है कार्बन यहाँ पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन सा है, क्यूप्राइट है, बॉक्साइड है, सिनेबार है या फिर केलामाइन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्यूप्राइट। कॉपर के अयस्क का नाम क्या है, क्यूप्राइट है। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत की सुचालक है, कौन सी एक अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होगी।
है ना? आपको याद आ रहा होगा पहला ही क्वेश्चन कार्बन का अपरूप हमने हीरा और ग्रेफाइट देखा था। तो विद्युत का सुचालक कौन था? ग्रेफाइट था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और हीरा ऊष्मा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो किस अवस्था में होता है? काफ़ी मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आभूषण बनाने वाला सोना कितने का होता है? 22 कैरेट गोल्ड, आपने नाम सुना ही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? स्कूल टाइम में बताया था, उसको अपन उसमें डुबोकर रखते थे केरोसिन में, किसको? सोडियम को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जिसको पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बाकी ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सारे वेराइटी होती है इस प्रकार के चैप्टर में, कई सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे अभी हम लोग 6 PM सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।